जय हिंद साथियों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी पर। मैं विकास आप सबके सामने फिर से उपस्थित हूं एक बार 50 प्रश्नों की सीरीज के साथ। ये आपके 50 प्रश्नों की सीरीज है जो डेली सुबह 8 बजे चलती है। जीके जीएस स्पेशल क्लास है ये। और जूनियर शिक्षक भर्ती में जो भी 50 नंबर का अनिवार्य विषय है सामान्य अध्ययन, उससे रिलेटेड है। तो जो भी लोग जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाला है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चंस को। डेली सुबह 8 बजे वीडियो आ जाती है, तो सभी लोग देखना ना भूला करें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सअप नंबर दिया है और विकास एकेडमी नाम से चैनल है यूट्यूब पे। ईमेल करना कोई चाहता है तो विकास एकेडमी 3@gmail.com ये ईमेल आईडी है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। क्लास की सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे डेली 8 बजे के बाद 8:30 बजे तक डाल दी जाती है। हर क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम है विकास एकेडमी 3 सर्च करेंगे जैसे ही आप टेलीग्राम पे, तो चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारी क्विज भी मिलेंगी। तो विकास एकेडमी 3 सर्च करके टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप कहाँ स्थित है, ये आपका पहला प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ। सारनाथ में स्थित है धमेक स्तूप। सारनाथ की बात करें तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये भी सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध द्वारा पहले उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है, तो महाधर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है इनके उपदेश देने की घटना को। यह स्थान जो सारनाथ है यह बौद्ध धर्मों के 4 स्थलों में से एक है। बौद्ध धर्म के अन्य 3 जो स्थल हैं वो लुम्बिनी, बोधगया और कुशीनगर है। लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर और सारनाथ। तो सभी लोग याद रखेंगे। सारनाथ में क्या किया था, बौद्ध धर्म ने अपना पहला उपदेश दिया था, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, बृहस्पति का अध्ययन कराने वाला प्रथम उपग्रह कौन था? बृहस्पति का अध्ययन करवाने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायेजर फर्स्ट। वायेजर फर्स्ट आपका उपग्रह था जिसने बृहस्पति का अध्ययन करवाया था सबसे पहले। बात करें लूना 16 की, तो लूना 16 एक अंतरिक्ष मिशन था, इसको भी याद रखेंगे। रोहिणी की बात करें तो रोहिणी क्या था, लूना 16 था आपका एक रोबोटिक मिशन था जिसमें एक रोबोट को चंद्रमा पर भेजा गया था और वहां से चंद्रमा की मिट्टी को वापस पृथ्वी पर मंगवाया गया था। तो ये मिशन था आपका लूना 16। रोहिणी की बात करें तो रोहिणी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा शुरू की गई उपग्रहों की एक श्रृंखला है, इसको याद रखेंगे। आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है जिसका नाम महान भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पे ही रखा गया है। तो सभी लोग याद रखेंगे। पूछा जाए भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो आर्यभट्ट है भारत का पहला उपग्रह, सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है? तो इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में आपकी भीमबेटका की गुफाएं हैं। 2003 में इनको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया, ये भी सभी लोग याद रखेंगे। महाभारत के चित्रों से संबंधित है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र पाए जाते हैं वो महाभारत से संबंधित हैं, सभी लोग इसको भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, पश्चिमी शिक्षा की नींव भारत में किसने रखी? पश्चिमी शिक्षा की बात करें तो इसकी नींव भारत में किसने रखी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मैकाले ने। मैकाले ने पश्चिमी शिक्षा की या अंग्रेजी शिक्षा की नींव मैकाले ने रखी थी, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी को कितने समय जोनों में बांटा गया है? हमारी पृथ्वी को कितने समय जोनों में बांटा गया है? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 समय जोनों में बांटा गया है हमारी पृथ्वी को, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, पेपर की खोज कहाँ हुई थी? पेपर की खोज की बात करें तो पेपर की खोज चीन में हुई थी, सभी लोग याद रखेंगे। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे पेपर की खोज किसने की थी, तो एक चीनी थे काई लुन, जिनका नाम था काई लुन, इनने पेपर की खोज की थी, सभी लोग याद रखेंगे। काई लुन के द्वारा पेपर की खोज की गई थी, ये एक चीनी थे, सभी लोग याद रखेंगे।
गुड गवर्नेंस डे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के चलिएगा, सभी लोग याद करके चलेंगे। गुड गवर्नेंस डे पूछा जाए या फिर सुशासन दिवस पूछा जाए, हिंदी में इसे सुशासन दिवस बोलते हैं, तो ये कब मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन था। तो बात करें सुशासन दिवस की, तो ये आपका मनाया जाता है 25 दिसंबर को। अच्छा, दिसंबर का एक और दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसको भी सभी लोग याद रखेंगे, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब बात करें इस प्रश्न की, तो इसका 25 दिसंबर सही आंसर हो जाएगा। गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न को। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत स्थल रानी की वाव किस राज्य में स्थित है। विश्व विरासत स्थल की बात करें, रानी की वाव किस राज्य में स्थित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में है रानी की वाव। अब रानी की वाव की बात करेंगे, रानी की वाव में है क्या, तो इस चित्र को, रानी की वाव में क्या है, ये एक बावड़ी है। बावड़ी क्या होती है, सीढ़ीदार कुआं होता है। ये एक बावड़ी है, सीढ़ीदार कुआं है, जो गुजरात के पाटन में है। ये भी याद रखेंगे, कभी कभी पूछ देता है कहाँ पे है, तो गुजरात के पाटन में है। 22 जून 2014 को इसको यूनेस्को द्वारा 2014 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनेगा कि रानी की वाव किस नोट पर है, तो 2018 में, जुलाई 2018 में आरबीआई द्वारा इसे 100 रुपये के नोट पर छापा गया है। सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन आएगा 100 रुपये के नोट पर क्या पाया जाता है, मतलब कौन सा चित्र बना है, तो रानी की वाव बनी है। कहाँ पे है, गुजरात के पाटन में है रानी की वाव। इसको भी सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, यूरेनस ग्रह का पता किसने लगाया था। यूरेनस की बात करें तो इसका पता किसने लगाया था, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा माइकल हर्शेल। माइकल हर्शेल ने यूरेनस का पता लगाया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये है कि ये खोजा दूरबीन के द्वारा खोजा जाने वाला पहला ग्रह था यूरेनस। सभी लोग इसको याद रखेंगे, इसको दूरबीन के द्वारा खोजा गया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, चेक चुकाने का अधिकतम समय कितना निर्धारित है। चेक चुकाने का अधिकतम समय कितना होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 महीने। 3 महीना अधिकतम समय है चेक चुकाने का, सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसरो के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे, विक्रम साराभाई आपके इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे। सभी लोग याद रखेंगे। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको भी याद रखेंगे। इसरो का मुख्यालय पूछा जाए तो बेंगलोर में है। इसको भी सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थापित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, सभी लोग इसको याद रखेंगे। अब बात करें इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो ये तांबे की बनी हुई मूर्ति है, सभी लोग इसको याद रखेंगे। इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो 151 मीटर ऊंची है आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगर इसके आधार को भी मिला लिया जाए, चौकी और आधार को मिलाकर इसकी ऊंचाई 305 मीटर है, सभी लोग याद रखेंगे। अगर आपसे सिर्फ ऊंचाई पूछी जाए तो आप बताएंगे 151 मीटर है इस मूर्ति की ऊंचाई। तांबे से निर्मित मूर्ति है, न्यूयॉर्क में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सभी को पता ही होगा, अलीगढ़ के ताले बहुत प्रसिद्ध हैं, तो अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है। पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किन दो देशों के बीच खेला गया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था। अब कब खेला गया था, तो ये 1844 ईस्वी में खेला गया था। इसको भी सभी लोग याद रखेंगे। 1844 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच यूएसए और कनाडा के बीच खेला गया था। अगला प्रश्न है, तारा प्रथम अवस्था में किस रंग का दिखाई देता है। तारे की बात करें तो प्रथम अवस्था में किस रंग का दिखाई देता है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल रंग का। लाल रंग का तारा होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो तारों का रंग होता है वो किस कारण से होता है, तो ताप के कारण होता है। सभी लोग इसको याद रखेंगे।
अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मणी नदी के किनारे। ब्रह्मणी नदी के किनारे स्टील सिटी राउरकेला स्थित है। बात करें ब्रह्मणी नदी के किनारे है राउरकेला, ये कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। इसको भी सभी लोग याद रखेंगे, उड़ीसा में सुंदरगढ़ जिले में है। क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि स्टील सिटी राउरकेला किसकी सहायता से लगाया गया? तो जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है। सभी लोग इसको भी याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है पेपर में। जितने पॉइंट लगा सकते हैं उतने पॉइंट लगा लीजिए। जर्मनी की सहयोग से लगाया गया था स्टील सिटी राउरकेला, सभी लोग याद रखेंगे, ब्राह्मणी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है विषुवत पर एक दिन की अवधि कितने घंटे के बराबर होती है? तो 12 घंटे के बराबर होती है विषुवत पर एक दिन की अवधि। सभी लोग इसको याद रखेंगे। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन आता है दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, एक ही बात है। सभी को एक ही चीज़ से जानते हैं, अक्षांश 0 अक्षांश रेखा या फिर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। यहाँ पे दिन रात बराबर होते हैं, दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है ग्रह की कक्षा का आकार कैसा होता है? ग्रहों की कक्षा का आकार कैसा होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अंडाकार। अंडाकार आकार होता है ग्रहों की कक्षा का। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है 5 लाइन की कविता को क्या कहा जाता है? तो 5 लाइन की कविता को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिमरिक। लिमरिक के नाम से जाना जाता है 5 लाइन की कविता को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय जनता, यहाँ जनता नहीं है झंडा है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे झंडा है। तो भारतीय राष्ट्रीय झंडा को का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो सभी को पता ही होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया द्वारा अपने झंडे का डिजाइन तैयार किया गया था, सभी लोग याद रखेंगे। अब इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा इसको कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो शिमला समझौता की बात करें तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1972 में शिमला समझौता हुआ था। सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है ओरियन नक्षत्र को भारतीय नाम क्या है? ओरियन नक्षत्र को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृगशिरा। मृगशिरा के नाम से जाना जाता है ओरियन नक्षत्र को। अगला प्रश्न है पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है? भू पृष्ठीय जो स्तर है उसको किस नाम से जानते हैं पृथ्वी के? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सियाल। सियाल के नाम से जाना जाता है। बात करें ऐसे पृथ्वी होती है आपकी, तो जो आपका सबसे अंदर वाला भाग होता है इसे निफे के नाम से जानते हैं, और जो बीच वाला होता है उसे सीमा, और सबसे ऊपर वाले को सियाल के नाम से जाना जाता है। सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी नेशनल स्पेस सोसाइटी की। इनको सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। सभी लोग इसको याद रखेंगे, 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। ग्रेफाइट किस सेल में पाया जाता है? एक बार फिर से आप लोगों को बताऊंगा, इस क्लास की PDF आपको विकास एकेडमी 3 करके सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको बहुत सारी क्विज मिलेंगी, वहाँ से क्विज करिए, क्वेश्चंस मिलेंगे और प्रत्येक क्लास की PDF मिलेगी। तो इसको सर्च करके ज़रूर टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दें। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आग्नेय सेल। ग्रेनाइट जो सेल होती हैं वो आग्नेय सेल का उदाहरण होती हैं। सभी लोग इसको याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ऐसा कौन सा राज्य है जो पवन ऊर्जा से विद्युत सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु पवन से विद्युत सबसे ज़्यादा विद्युत ऊर्जा उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, विकिपीडिया के संस्थापक कौन हैं? विकिपीडिया की बात करें तो विकिपीडिया के संस्थापक जिमी वेल्स हैं, इसको सभी लोग याद रखेंगे। जिमी वेल्स हैं विकिपीडिया के संस्थापक। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, महासागरों में तापमान बढ़ती गहराई के साथ कैसा होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घटता है। महासागरों में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, ओलंपिक बॉक्सिंग में प्रथम गोल्ड मेडल किस महिला ने जीता? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा निकोलस एडम्स। निकोलस एडम्स इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये यूनाइटेड किंगडम से संबंधित हैं, सभी लोग इसको भी याद रखेंगे। यूनाइटेड किंगडम से खेलती हैं और प्रथम महिला हैं जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है ओलंपिक बॉक्सिंग में, सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? बात करें नगर निगम की तो नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महापौर। महापौर के नाम से जाना जाता है नगर पंचायत निगम के सर्वोच्च अधिकारी को। बात करें नगर पंचायत का वर्णन किस अनुसूची में है? तो नगर पंचायत का वर्णन आपका 12वीं अनुसूची में है, सभी लोग याद रखेंगे। 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत का वर्णन है, सभी लोग याद रखेंगे। 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत का वर्णन है, इसको भी सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को मसाहत के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। सूर्य ताप का कितने प्रतिशत भाग जल द्वारा सोख लिया जाता है? सूर्य ताप के बात करें तो कितना प्रतिशत भाग जल द्वारा सोख लिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11%। 11% भाग आपका जल द्वारा सोख लिया जाता है सूर्य ताप का। अगला प्रश्न है, संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यक्ष। अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत दिया जाता है वोट बराबर पड़ने पर, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? उत्कृष्ट गैसों की बात करें तो संयोजकता 0 होती है, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कवि गुरु किसे कहा जाता है? कवि गुरु किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सभी लोग आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करिए। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को कवि गुरु के नाम से जाना जाता है, सभी लोग इसको याद रखेंगे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रंगभूमि के लेखक कौन हैं? रंगभूमि की बात करें तो रंगभूमि के लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद रंगभूमि के लेखक हैं, सभी लोग याद रखेंगे। गोदान भी इनकी रचना है, इसको भी सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गोदान। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, टीआरपी का अर्थ क्या है? बात करें टीआरपी की तो टीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट आपका टीआरपी का फुल फॉर्म होता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सेंट लुइस किस नदी के किनारे स्थित है? सेंट लुइस की बात करें तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? पहले तो ये एक उत्तरी अमेरिका का शहर है, सभी लोग याद रखेंगे। उत्तरी अमेरिका का शहर है सेंट लुइस। ये किस नदी के किनारे है? तो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी नदी। तो मिसिसिपी नदी के किनारे है सेंट लुइस। इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आपसे अगर वो पूछ दे पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो सभी लोग याद रखेंगे सी नदी के किनारे स्थित है पेरिस। बात करें रोम की, रोम इटली का शहर है,
तो ये किस नदी के किनारे है, तो रोम टाइबर नदी के किनारे है, इसको भी सभी लोग याद रखेंगे। अगर वो पूछ दे वियना किस नदी के किनारे है, वियना क्या है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, इसको भी सभी लोग याद रखेंगे। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है, तो सभी लोग याद रखेंगे डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है वियना। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और चौथी ये वाली सभी लोग इनको याद रखेंगे बहुत अच्छे से। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। बात करें तकला मकान की, तो ये मरुस्थल किस देश में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। चीन में स्थित है तकला मकान मरुस्थल, सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। जय जवान का नारा किसने दिया था। जय जवान का नारा विनोबा भावे द्वारा दिया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भूदान आंदोलन पूछा जाए किसके द्वारा चलाया गया था, तो विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था भूदान आंदोलन। 1958 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है, और 1983 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, ये भी सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है राइनोप्लास्टी सर्जरी का संबंध किससे है, तो राइनोप्लास्टी सर्जरी का संबंध नाक से है। नाक की स्थिति को बदलने के लिए, नाक की कोई भी सर्जरी करने के लिए उसको राइनोप्लास्टी बोलते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है। एलोरा के कैलाश मंदिर की बात करें तो किस शैली में बना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली में बना है आपका एलोरा का कैलाश मंदिर, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है भारत में आर्थिक नियोजन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो भारत में आर्थिक नियोजन की बात करें तो 1951 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है किस मुगल काल के चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है। तो पूर्व का राफेल किस मुगल काल के चित्रकार को कहा जाता है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा बेहजाद। बेहजाद को पूर्व का राफेल जाना जाता है, जो एक मुगल काल के चित्रकार थे, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके चलिएगा, पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 78। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है सरकार से सूचना लेने की, तो सभी लोग इसको याद रखेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बात करें एंडोस्कोपी की, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अच्छा, एंडोस्कोपी होती क्या है। एक पाइप सा होता है जिसमें यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर लगा होता है। ऑप्टिकल फाइबर का तंतु और लेंस लगा होता है, जिसको आपके गले से अंदर डाला जाता है पेट में, और ये क्या करता है अंदरूनी भाग की जांच करके आता है। तो यहाँ से हम लोग इस लेंस से, जो बाहर मशीन होती है वहाँ पे डॉक्टर उसकी जांच करते हैं शरीर के अंदर के भागों की, तो इसको एंडोस्कोपी बोलते हैं। ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है, सभी लोग याद रखेंगे। प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन ना होना क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विवर्तन। विवर्तन कहलाता है आपका प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन ना होना। अगला प्रश्न है परागकणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बात करें परागकणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉलिनोलॉजी। पॉलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन कहलाया। फलों के अध्ययन की बात करें तो पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, इसको भी सभी लोग याद रखेंगे। सेरीकल्चर बहुत पूछा जाता है। सेरीकल्चर की बात करें तो मधुमक्खी पालन किया जाता है सेरीकल्चर में। तो ये आपके 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और एक बार फिर से बताना चाहूँगा, टेलीग्राम से चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, विकास एकेडमी 3। विकास एकेडमी 3 डाल के, विकास एकेडमी 3 डाल के सर्च कर लें चैनल, और ज्वाइन जरूर कर लें। सभी क्लास की PDF आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।